Today we are going to see the our remaining part of environment. वो हम देखते हैं। किसी का कोई डाउट वगैरह रिगार्डिंग इससे पहले जितने सेशंस में उस सिलसिले में कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। एक ब्रीफली मैं रिवाइज करा देता हूँ, मतलब सिर्फ टर्म्स बता देता हूँ हमने क्या क्या कल देखा था। कोरल रीफ से हमने स्टार्ट किया था कल। कोरल रीफ, कोरल रीफ मतलब म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन कोरल पॉलिप एंड algae, ग्रीन algae रहती। देन कोरल रीफ के लिए आइडियल कंडीशन क्या चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी सैलिनिटी चाहिए, सेडिमेंटेशन चाहिए नहीं। देन उसके बाद कोरल रीफ के टाइप्स, ये वो कोरल रीफ की हमने डायग्राम देखी थी। देन एक कोरल ब्लीचिंग, जब ऊपर का अलगी का कवर चला जाता तो कोरल का जो कैल्शियम एक्सोस्केलेटन है वो एक्सपोज हो जाता है, इसको कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। देन ये टाइप्स ऑफ कोरल रीफ है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटॉल। ओके। इसके बाद देखो हमने कोरल कॉजेस ऑफ कोरल ब्लीचिंग वो देख लिया था। देन सबसे बड़ी जो रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। इसके बाद हमने बायोरॉक टेक्नोलॉजी देखा, इस तरीके से कुछ रहता है, आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स बनाए जाते हैं। देन हमने मैंग्रोव्स देखा, मैंग्रोव्स किसको कहते हैं, और फिर मैंग्रोव्स के जो रूट्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, निमेटोफोर्स, क्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, ये भी देखा। मैंगनी को किडनीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है वो देख लिए। देन वेटलैंड्स क्या रहते हैं, वेटलैंड्स, और ये डायग्राम है क्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, निमेटोफोर्स। इसके बाद हमने इनलैंड वेटलैंड, कोस्टल वेटलैंड, दोनों के एग्जांपल्स वगैरह देख लिए थे। फंक्शंस ऑफ वेटलैंड्स, रीजंस फॉर डिप्लीशन, मिटिगेशन, रामसर कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड, वाइजेस ऑफ वेटलैंड। फिर उसमें इंडिया की 49 साइट्स हैं। उसमें और एक अलग से डायरी है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, जिसमें और जो ज्यादा इंडेंजर्ड वाले स्पेशीज वेटलैंड्स रहते हैं वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। ओके। फिर ये सारा हो गया, फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट था टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम, ये हमें ज्योग्राफी में ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे, इसलिए हम इसको देखा नहीं। बट इसमें जो फॉरेस्ट टाइप्स फाउंड इन इंडिया, ये जो था ये हमने देखा था। ट्रॉपिकल इवरग्रीन, सेमी इवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल थॉर्न। तो इसमें हमको इसके जो स्पीशीज के एग्जांपल, इनका रीजन और रेनफॉल कितना चाहिए ये पता रहना चाहिए। देन हमने बायोडायवर्सिटी, उसको कैसे काउंट किया जाता है, जेनेटिक, स्पेशीज डायवर्सिटी, इकोसिस्टम डायवर्सिटी, वो देख लिए। देन स्पेशीज रिचनेस और स्पेशीज इवननेस, इसमें क्या डिफरेंस रहता है। देन अल्फा डायवर्सिटी, बीटा डायवर्सिटी, गैमा डायवर्सिटी, ये क्या रहता है वो भी हमने देख लिए थे, अल्फा बीटा गैमा। और उसके बाद फिर हमने देखा कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के डिफरेंट स्ट्रेटेजी, जिसमें इन सिटू भी आएंगे, एक्स सिटू भी आएंगे। इन सिटू मतलब इन नेचुरल हैबिटेट, और एक्स सिटू मतलब आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। तो नेचुरल इन सिटू जो रहता है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, देन बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारे आएंगे। बायोस्फीयर रिजर्व में तीन पार्ट रहते हैं, कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन। देन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, तीनों में डिफरेंस क्या रहता है, सिमिलैरिटीज क्या है, इतने हाईलाइट वाले पॉइंट ही बस देख लो। सेक्रेट फॉरेस्ट क्या रहते हैं, ये सब एक्स सिटू कंजर्वेशन, जैसा बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन्स, देन जू वगैरह, ये सारे उसमें आएंगे। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हमने देखा था, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कंसेप्ट किसने दिया था, और इंडिया में कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। ओके, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। गाडगिल कमेटी रिपोर्ट, कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, ये भी हमने देख लिया। ओके। इसके बाद हमने होप स्पॉट देखा था। होप स्पॉट जो ओशियन के ऊपर प्रोटेक्टेड एरियाज रहते हैं उसको होप स्पॉट कहते हैं। इंडिया में लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। ओके। देन मेगा डाइवर्स कंट्री, वर्ल्ड में 17 है और इंडिया उनमें से एक है। ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इंडिया में चार है, वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा, अंडमान और सुंदालैंड। तो ये चार बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में है। देन आईयूसीएन के बारे में हमने देखा था, उसकी जो रेड लिस्ट आती है उसमें एनिमल के कैटेगरीज दिए हुए रहते हैं। तो हर स्पीशीज के हमने कुछ एग्जाम्पल वगैरह हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके। तो ये चार्ट हमने देखा था, इसको एक बार रिवाइज करते और फिर आगे बढ़ते। ओके। सभी को मेरी आवाज क्लियर है।
ये आवाज क्लियर है सभी को? यस सर। हेलो। ओके। तो देखो, जो आयुसीन की रेड बुक रहती है उसमें जो कैटेगरीज रहते हैं, सबसे पहले एक्सटिंक्ट रहता है। एक्सटिंक्ट का एग्जांपल है डोडो बर्ड। देन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक एग्जांपल बस याद रखो कोई, हवाईयन क्रो। ओके, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसके नीचे वाली इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, राजस्थान गुजरात में रहता है। देन हंगुल, हंगुल ये डियर है, कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं इसको। देन वल्चर्स हैं, मलबार सिवेट, जर्डर कर्सर, घरियाल, घरियाल एक क्रोकोडाइल है, मतलब मगर का एक टाइप रहता है। देन एशियाटिक चित्ता, एशियाटिक चित्ता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और हमने देखा था अफ्रीकन चित्ता, अफ्रीका वी शेप है, तो अफ्रीकन चित्ता वल्नरेबल है। देन साइबेरियन क्रेन और पिंक हेडेड डक, ये सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। इसके बाद जो इंडेंजर्ड हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशीज हैं। जैसा फॉर एग्जांपल नीलगिरी तहर, ये गोट है, नीलगिरी मलबार रीजन में। संगाई डियर, लोकतक लेक में मिलती है। एशियाटिक लॉयन, ये देखो लॉयन भी इंडेंजर्ड है, यहाँ पर टाइगर भी है, एलिफेंट भी है, तीनों भी इंडेंजर्ड है। लॉयन, टाइगर, एलिफेंट। देन जो डॉल्फिन है हमारी, इरावडी डॉल्फिन, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन, ये तीनों भी इंडेंजर्ड है। देन रेड पांडा, गोल्डन महासीर, महासीर एक फिश है, हाँ? इसको लेकर टाइगर ऑफ सी कहते हैं, क्योंकि दूसरे फिश को वगैरह खाती है, बहुत पावरफुल रहती है। और रेड पांडा, ये सारे के सारे इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल में याद रखो स्नो लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड। देन ग्रेट वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो कल मैं बताया था, उसका जो फेस है और ये जो हॉर्न है, दोनों के बीच का शेप जो रहता है वी शेप रहता है, तो वी शेप से याद रखो। ग्रेट वन हॉर्न राइनो क्या है, वल्नरेबल है। लीदर बैक टर्टल, ऑलिव रिडले टर्टल, रिड रिड ऑलिव रिडले और लीदर बैक दोनों भी वल्नरेबल है। डुगोंग, डुगोंग भी वल्नरेबल है, और अफ्रीकन चित्ती। ये सारे स्पीशीज, इतने तीन हमको पता रहना, बाकी के नीचे छोड़ भी दिए तो चल जाएगा। ओके, तो ये चीजें थी, ये चार्ट को बार बार पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद देखो यहाँ पर एक बॉक्स में इन्वेजिव स्पेशीज के बारे में दे रहे हैं, इन्वेजिव एलियन स्पेशीज। एक रहता है इन्वेजिव, इन्वेजिव स्पेशीज मतलब क्या, जो हमारे पास की प्रॉपर नहीं है, बाहर से आई है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, कि फॉर एग्जाम्पल टोबैको, टोबैको हमारी इधर का नहीं, बाहर से लाया गया है। ओके, इसी तरीके से और पूछा जाए, जैसा कॉफी है, हमारे पास का नहीं है। या फिर टैमरिंड, जिसको हम इमली कहते हैं, या फिर पाम ऑयल, हमारे पास का नहीं। ये सारे इनवेजिव स्पेशीज। और एलियन, एलियन मतलब इनमें से कुछ स्पेशीज ऐसे रहते हैं जो एक बार आ गए ना, फिर वो उनकी क्वांटिटी तो बढ़ी जाती है, लेकिन वो दूसरे लोकल वैरायटीज को हार्म करते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते। इसलिए ऐसे कुछ स्पेशीज एलियन रहते हैं, इनवेजिव एलियन। जैसा फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस है जिसको हम कांग्रेस ग्रास कहते हैं, कांग्रेस ग्रास, या फिर उसका दूसरा नाम है पार्थेनियम ग्रास, यहाँ पे 17 नंबर पे पार्थेनियम या कांग्रेस ग्रास। ये अमेरिका में मिलता है, वो इंडिया में है और बहुत बढ़ गया। इसको ये दूसरे ट्रीज को भी ग्रो होने नहीं देता, और इवन एनिमल कैटल भी इसको नहीं खाते, ऐसा रहते हैं। ओके, तो कुछ काम का नहीं है। तो उसके एग्जाम्पल बस नाम पढ़ लो, जैसा वाटर हाइसिंथ है, ये पानी में वाटर बॉडीज में आता है। देन लैंटाना कैमेरा, इसको लैंटाना वाइल्ड सेज कहते हैं, ये भी शायद ग्रास है। टच मी नॉट या फिर स्लीपिंग ग्रास, इन्वेजिव स्पेशीज है। फोर ओ क्लॉक प्लांट, ये भी इन्वेजिव है। पार्थेनियम कांग्रेस ग्रॉस। देन प्रोजिपस जुलिफेरा, ओके, ये भी है। और टाउन सेंड ग्रास बोलते हैं, इसको छोड़ दो। ये दो तीन नाम बस याद रखो। ओके, अब इसके बाद इन्वेजिव स्पेशीज हमने देख लिए कुछ खास। देन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर यहाँ पे हमको देखना है। ओके, पोल्यूशन मतलब क्या होता है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, सॉइल वाटर एयर, इसमें पोल्यूटेंट की एडिशन हो जाना मतलब पोल्यूशन। तो पोल्यूटेंट, उसके टाइप्स क्या रहते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट मतलब जो डायरेक्टली मतलब तैयार होते हैं या इन्वायरमेंट में इजेक्ट होते हैं। ओके, जैसा डीडीटी, प्लास्टिक, या फिर दूसरे सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ प्राइमरी पोल्यूटेंट। जैसा अपना नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो डीजल व्हीकल से निकलता है, सल्फर ऑक्साइड है। ओके, फ्लाई ऐश है, फिर इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो वो आप मतलब डायरेक्ट
इजेक्ट होते हैं और वही फॉर्म में रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। दूसरा रहता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट डायरेक्टली फॉर्म नहीं होते, लेकिन ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है इनके इंटरेक्शन होके सेकेंडरी पोल्यूटेंट तैयार होते हैं बाय इंटरेक्शन अमंग प्राइमरी पोल्यूटेंट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पान। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन दोनों मिलके बनता है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ओके, ये याद रखो। या फिर ओजोन जो है O3, ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट वगैरह है। ओके, हाँ, लेकिन ओजोन का मैं कभी श्योर नहीं हूँ, देखना पड़ेगा। ये पानी याद रखो, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट डायरेक्टली तैयार नहीं होता, ये ऊपर के पोल्यूटेंट रिएक्ट होके ये बनता है। देन और एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है पोल्यूटेंट का, जैसा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट रहते हैं, दे आर डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको खा के खत्म कर देते हैं, उनका मिट्टी बना देते हैं। उसको डिग्रेडेशन कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो जैसा सीवेज है, डोमेस्टिक वेस्ट है वगैरह, तो इनको क्या है, बायोडिग्रेडेबल रहता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रोबियल एक्शन, जैसा प्लास्टिक है, ग्लास है, DDT है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, इनको बैक्टीरिया खा नहीं सकते। ओके, ये चीजें थी यहाँ पर। तो हमने पोल्यूटेंट के टाइप्स देख ली। देन अब इसके बाद एयर पोल्यूशन के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा दिया है, लेकिन ये हमको पता है एयर पोल्यूशन कैसे होता है पूरा। व्हीकलर एग्जॉस्ट है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स है वगैरह, वुड बर्निंग वगैरह, इन सारी चीजों से क्या होता है, एयर पोल्यूशन वगैरह होता है। ये एयर पोल्यूटेंट्स के नाम है, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सब जरूरत नहीं होता पढ़ने की, ओके, स्किप कर सकते हैं। देन उसके बाद देखो, हाँ, इंडेक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के स्केल हम यूज करते हैं एयर पोल्यूशन मेजर करने के लिए इंडिया में। एक है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, और दूसरा है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI इसको कहते हैं। ये दोनों भी क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। जो पहले वाला है, इसमें देखो 12 पोल्यूटेंट्स हैं, 12 पोल्यूटेंट को इसमें काउंट किया जाता है। कोई भी एक रीजन में वहां पर ये काउंट करते हैं, फिर बताते हैं कि पोल्यूशन यहाँ पे कम है, ज्यादा है, कितना है। तो इसमें देखो PM10, PM2.5, PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर, 10, 2.5 ये डायमीटर बताता है, साइज, वो पार्टिकल की साइज जो रहती है वो बताता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन, अमोनिया। PB मतलब लेड, C6H6 इसको बेंजीन कहते हैं, बेंजीन, बेंजो, पायरीन, बेंजोपायरीन, अर्सेनिक, निकेल, ये सारे क्या है, पोल्यूटेंट्स हैं, ये याद रखो। उसके बाद ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, 1 नंबर 1 कलर 1 कोड डिस्क्रिप्शन, इसमें एयर को पोल्यूशन के हिसाब से नंबरिंग दी जाती है, और उससे आपको मतलब समझ में आएगा एयर कितना पोल्यूशन हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखो 8 पोल्यूटेंट्स, जैसा ऊपर 12 पोल्यूटेंट्स थे, यहाँ पर 8 हैं। 8 कौन से, PM10, 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड, फॉर विच शॉर्ट टर्म अप टू 24 आवरली एवरेज पीरियड वगैरह वो सब लिया जाता है, वो छोड़ दो, वो इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अब ये दो चीजें हो गई। अब मेरे को ये बताओ, जैसा इसमें CO2 दिख रहा है क्या कहीं पे, जैसा 12 पोल्यूटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है क्या कहीं पे, या फिर इधर नीचे वाला CO2 दिख रहा है कहाँ पे? नहीं सर। नहीं है सर। क्यों नहीं है, CO2 क्यों नहीं है? हाँ, क्या रीजन हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोल्यूटेंट, याद रखो। कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली प्रेजेंट रहता है। ओके, CO2 इज नॉट अ पोल्यूटेंट, उससे एयर का पोल्यूशन नहीं होगा। बट CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस मतलब उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो बात अलग है। म्यूट कर देना किसी का, अगर अनम्यूट हो तो, नॉइज आ रहा है। ओके, CO2 क्या है, CO2 इज नॉट अ पोल्यूटेंट, याद रखो, CO2 इज नॉट अ पोल्यूटेंट। इससे कोई भी पोल्यूशन की स्केल रही ना, उसमें CO2 नहीं रहता है। ओके, क्योंकि CO2, हाँ, लेकिन CO2 ग्लोबल वार्मिंग गैस है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का ये मतलब ये नहीं कि मतलब वो पोल्यूशन भी करे। तो CO2 ऐसा है जो ग्लोबल वार्मिंग करता है पर पोल्यूशन नहीं करता, याद रखो। उसके बाद ये पब्लिश कौन करता है, जैसे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो बोथ नेक्स और AQI आर पब्लिश बाय CPCB।
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये एक बॉडी है, अथॉरिटी इंडिया में, वो इसको पब्लिश करके, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये याद रखो, सीपीसीबी जो है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रखना। सीपीसीबी ये जो है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश अंडर विच एक्ट? इस्टेब्लिश अंडर सीपीसीबी का जो एक्ट है वो है वाटर एक्ट 1974। वाटर एक्ट 1974। और दूसरा जो है, इसको, एक है बनाए कौन से एक्ट में, और दूसरा और एक क्वेश्चन आता है, इसको पावर कौन से एक्ट में मिलता है? और जो पावर है वो सीपीसीबी को पावर अंडर एयर एक्ट 1981। ओके, ये दो एक्ट याद रखना, वाटर एक्ट 74 और एयर एक्ट। पावर पूछा तो एयर एक्ट। ओके, फिर यहाँ पे नीचे एयर एक्ट के बारे में थोड़ा सा दिया है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट are to improve the quality of air and to prevent, control and abate air pollution in the country। abate मतलब कम करना, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए इसको लाया गया था, एयर एक्ट 1981 को। ओके, देन इसके बाद देखो और कुछ इंपॉर्टेंट है एयर एक्ट में। हाँ, जैसा इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन हो रहा है आउटर इन्वायरमेंट में, आउटडोर इन्वायरमेंट में, इसी तरीके से इंडोर एयर इन्वायरमेंट, एयर पोल्यूशन भी होता है, तो घर के अंदर भी, चार दीवारी के अंदर घर में, तो उसको इंडोर एयर पोल्यूशन कहते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन किससे होता है? जैसा डस्ट है, डर्ट है और गैसेस इन एयर इनसाइड अ बिल्डिंग। ओके, तो उसको कहते हैं, उससे इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। ओके, याद रखना। देन इसके बाद देखो फ्लाई ऐश, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लाई ऐश क्या रहती है? फ्लाई ऐश नाम से गेस कर सकते हैं, आपने कोई चीज बर्न किया, फिर उसके बाद उसकी ऐश निकल के चले जा रही है एटमॉस्फेयर में, एयर में, तो उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। तो जनरली कब होता है? फ्लाई ऐश बाय प्रोडक्ट फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल इन इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स। तो थर्मल प्लांट्स रहते हैं, उसमें कोल बर्न करते हैं हम, तो कोल जब बर्न करते हैं तब फ्लाई ऐश वहां से निकलती है। फ्लाई ऐश मतलब उड़ने वाली ऐश, एक रहती है जो सेटल होती है काले कलर की, एक उड़ एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो फ्लाई ऐश में क्या चीजें रहती है? देखो, एक कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये बहुत सारी चीजें हैं। वो क्या बोलेगा स्टेटमेंट में? फ्लाई ऐश कंसिस्ट ऑफ ओनली एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये सही रहेगा कि गलत रहेगा स्टेटमेंट? फ्लाई ऐश कंसिस्ट ऑफ ओनली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो सही है कि गलत है स्टेटमेंट? बोलो, रिप्लाई दो जल्दी से। गलत है सर। गलत है सर। ओके, और अगर मैं ऐसा कहूं, फ्लाई ऐश कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब ये गलत रहता है, सही रहता है? करेक्ट सही है है सर। हाँ, ये सही रहेगा, ओनली नहीं बोल रहा है यहाँ पे, बस जनरल बोल रहा है, वो तो है ना। ओके, बहुत सारी चीजें उसमें से एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ओके, ठीक है, इसलिए रीड करते हो ध्यान से रीड करना। देन ग्रीन एजी प्रोजेक्ट, ये बस नाम याद रखो, ग्रीन एजी, ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली और एजी मतलब एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को क्या करना है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, उसके लिए स्कीम लाई गई ग्रीन एजी प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट। ओके, बस वही नाम याद रखो, वो किससे रिलेटेड है वगैरह पूछेगा। इसी तरीके से अब वाटर पोल्यूशन के ऊपर यहाँ पे मतलब दिया गया डिस्कशन, वाटर पोल्यूशन के टाइप्स, उसको मतलब वाटर पोल्यूशन को कम कैसे काउंट किया जाएगा, इफेक्ट क्या है, रेमेडीज क्या है, पूरी जनरल चीज है, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। ओके, लेकिन वाटर पोल्यूशन की वजह से जो डिसीजेस होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा ब्लैक फुट डिसीज, वो बोलेगा ब्लैक फुट डिसीज किससे होता है? तो याद रखो, आर्सेनिक पोल्यूशन, अगर वाटर में आर्सेनिक चला जा रहा है तो उससे ब्लैक फुट डिसीज होगा। ओके, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोस पानी में चला गया, ये मेटल एलिमेंट है। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम, याद रखो, ब्लू बेबी, आंखें ब्लू कलर की हो जाती है, लेकिन ये डिसीज है, डिसीज की वजह से। नाइट्रेट पोल्यूशन हो गया वाटर में, तो ये होता है। देन आयोडीन, आयोडीन
पोल्यूशन हो गया तो थायराइड को डैमेज होता है। ओके, इताई इताई डिसीज या आउच आउच डिसीज, इताई इताई ये कैडमियम की वजह से होता है। देन मिनामाटा, मिनामाटा डिसीज ये होता है मर्क्यूरी पोल्यूशन, मर्क्यूरी जो थर्मामीटर में वगैरह रहता है ना उसकी वजह से डिसीज होता है मिनामाटा। ब्लैक लंग डिसीज, इसको न्यूमोकोनियोसिस भी कहते हैं, ब्लैक लंग डिसीज, इतना ही याद रखो, ब्लैक लंग। ये कब होता है? ये माइनर्स जो माइनिंग वगैरह करते हैं ना उनको होता है, जहाँ पे कोल माइंस वगैरह रहते हैं, कोल उनके अंदर बॉडी में चला जाता है उसकी वजह से। देन सिलिकोसिस, सिलिकोसिस ये सिलिका बॉडी के अंदर जाने की वजह से होता है। देन योकोइची अस्थमा बोलते हैं, सल्फर ऑक्साइड से होता है। ये ऊपर की 3-4 भी याद रख लिए तो काफी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है डिसीज। अब मुझको एक चीज बताओ, जैसा अभी हमने देखा था पर्टिकुलेट मैटर 10 और दूसरा है 2.5, दोनों में ज्यादा डेंजरस कौन सा है ह्यूमंस के लिए? PM 2.5, ओके, क्यों? क्योंकि ये आसानी से हमारे लंग्स में इंटर कर सकता है। हाँ गुड, क्योंकि इसकी देखो ये मैं अभी बोला था 10 और 2.5 के साइज है, जितनी छोटी साइज रहेंगे उतनी आसानी से हमारे बॉडीज में चला जाएगा। तो 2.5 आसानी से लंग्स तक जा सकता है, इससे डिसीज हो सकता है। ओके, तो PM 2.5 मोर डेंजरस देन PM 10। ओके, ठीक है। अब इसके बाद देखो वाटर, वाटर का एक्ट है 1974 का, और एक्ट का ईयर याद रखो, पढ़ने की जरूरत नहीं। और वाटर एक्ट में हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया था। ओके, इसके बाद क्या करना है? हाँ, यहाँ पे वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए, खासतौर पे ओशन में जो हो रहा है उसके लिए कुछ कन्वेंशन है, वो याद रखो। जैसा एक मार्पोल कन्वेंशन है, ये क्या रहता है मतलब इसका डिटेल में पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं, बस मार्पोल क्या है, मार्पोल कन्वेंशन आप याद रखना ओशन पोल्यूशन कम करने के लिए 1973 में आया था ये। और एक लंदन कन्वेंशन, ये भी टू रिड्यूस मरीन पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ओशनिक पोल्यूशन, सारी चीजें आगे। लंदन पोल्यूशन, मार्पोल, और एक आता है, एक और एक तीसरा जैसे 1 2 3 होनोलुलु स्ट्रेटेजी, ये भी मरीन पोल्यूशन कम करने के लिए, प्लास्टिक वेस्ट कम करने के लिए है। तो ये 3 चीज नाम याद रखना मरीन पोल्यूशन को कम करने के लिए। ओके, देन इसके बाद देखो सॉइल पोल्यूशन के बारे में यहाँ पे मेंशन है, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन में देखो इसके कॉजेस क्या रहते हैं। सॉइल पोल्यूशन क्यों होता है? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये चीजें। देन इसी तरीके से डंपिंग ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट, वेस्ट डंप कर रहे हैं लैंड में। देन डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, इस सारी चीजों की वजह से सॉइल का पोल्यूशन होता है। ओके, बाद में इसका इसके रेमेडीज क्या है? रेमेडीज में क्या करो, जो आप कॉजेस हैं उसको कम करो सीधा सीधा, जैसा रिड्यूसिंग ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड जो खेती में करते हैं, फर्टिलाइजर का भी ऑप्टिमम यूज करो, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए। 4R ये आंसर में यूज करना आप, जब भी इन्वायरमेंट के वगैरह आंसर लिखो 4R, तो ऐसा सिर्फ 4R नहीं बोलना, ऐसे डायग्राम बना देने का 4R, या फिर रिफ्यूज, रिफ्यूज, रियूज, रिड्यूस और रिसाइकल, ऐसा लिख देने का। या फिर आपको 3 ही याद आ रहे तो 3R ऐसा लिख दो, रिड्यूस, रियूज, रिफ्यूज। ओके, और सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट ये भी करना चाहिए। देन इसके बाद देखो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, वो भी अभी बढ़ रहा है, जैसा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वो बना रहे हैं तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है, पर इतना कुछ खास है नहीं, इसको स्किप कर सकते। इसके बाद देखो ई वेस्ट, ई वेस्ट पता रहना चाहिए। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसमें ये इसके मेन्स अभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत मतलब फ्लरिशिंग है। जैसा हम सारी चीजें हमारी इलेक्ट्रॉनिक होते जा रही, कंप्यूटर, घर में जैसा वॉशिंग मशीन है, फ्रीजर है, टीवी है, स्मार्टफोन है, तो इनका जब यूज हो गया, खराब हो गए तो इसको डिस्पोज करते हैं। पर इसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे मेटल्स रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, जो अगर इन्वायरमेंट में मिक्स हो गए तो उससे ह्यूमन हेल्थ को मतलब डैमेज हो सकता है, थ्रेट हो सकती है।
तो इसका मैनेजमेंट करना जरूरी है, इसी को हम ई वेस्ट कहते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, तो इसमें पोल्यूटेंट्स क्या क्या रहते हैं ई वेस्ट में? लीड, कैडमियम, मर्क्यूरी, क्रोमियम, बेरियम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, बेरिलियम। नाम पढ़ लो, याद रखने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद देखो, ये ई वेस्ट के बारे में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स हैं, उसके मीनिंग हमको देखना है। जैसा बायो रिमेडिएशन, ये क्या रहता है? बायो रिमेडिएशन, इसमें क्या करते हैं पता है? सपोज कोई एक एरिया है आपका, हम बायो रिमेडिएशन में क्या करें? ये आपका ऐसा लैंड है, ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ का सॉइल पोल्यूशन हो गया यहाँ पे, मतलब बहुत सारे क्या हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, या फिर जैसा जो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस रहते हैं, मर्क्यूरी वगैरह, ये सॉइल में किसी वजह से आ गए यहाँ पे। अब ये निकालना है, तो निकालेंगे कैसे? तो उसका एक तरीका है बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन में क्या करते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं स्पेशल टाइप के, तो वो यहाँ पे उनको मतलब उनकी ग्रोथ कराते हैं। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मतलब मर्क्यूरी, नाइट्रोजन ऑक्साइड इनको खा लेते हैं और इनको ब्रेकअप करते हैं। मतलब मर्क्यूरी को कोई यूज ऑडिबल? जी सर आ रही है। ठीक, हाँ, हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे बायो रिमेडिएशन क्या रहता है। तो बायो रिमेडिएशन में जैसा आपका कोई लैंड है या वाटर बॉडी है, तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, वहां पे पोल्यूटेंट्स ऐड हो गए, आपको पोल्यूटेंट को निकालना है, तो आप वहां पे क्या किए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ये पोल्यूटेंट को कंज्यूम करते हैं और उनको लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके पोल्यूशन कम कराना, पोल्यूटेंट को निकाल देना, उसी को हम क्या कहते हैं, बायो रिमेडिएशन कहते हैं। ओके, इसमें जैसा आप बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं, फंगाई यूज कर सकते हैं। ओके, या फिर और एक तरीका है इसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बजाय आपने क्या यूज किए, वहां पर प्लांट्स यूज किए। कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स भी रहते हैं जो क्या करते हैं, सॉइल में से, वाटर में से पोल्यूटेंट एब्सॉर्ब कर लेते और लेस कन्वर्टिबल फॉर्म में उसको मतलब ये कर देते, कन्वर्ट करते, स्टोर करते। तो उसको अगर प्लांट्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइटो रिमेडिएशन। फाइटो रिमेडिएशन, याद रखना, फाइटो रिमेडिएशन। और अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं बायो रिमेडिएशन। ओके, याद रहेंगे ये दो टर्म? ये आए समझ में? जी सर। हाँ, ठीक है, तो यही टर्म्स थे जो आपको समझाना था। देन इसके बाद देखो, हाँ, अब आगे आते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन क्या रहता है? द प्लास्टिक वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट टू मेजर कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक। ओके, ये दो टाइप के क्या रहते हैं प्लास्टिक? प्लास्टिक दो टाइप के रहते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट। ओके, नाम से आप गेस कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक को आप हीट करके फिर से उनको रिमोल्ड कर सकते हैं, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर थर्मोसेट क्या है, उसको मतलब कितना भी हीट करो वो चेंज नहीं होगा, उसको आप रीयूज नहीं कर सकते। तो उसके पहले डायग्राम देखो, तुमको समझ में आएगा। ओके, जैसा फॉर एग्जांपल, थर्मोप्लास्टिक मतलब अपना नॉर्मल प्लास्टिक, इनको तुम कितने बार भी मेल्ट कर सकते हैं। और जो थर्मोसेट है ना, जैसे ये कंप्यूटर के पिन्स वगैरह आपने देखे होंगे, वो वन शेप कैन नॉट बी मेल्टेड, उनको मेल्ट नहीं किया जा सकता। या फिर और भी एग्जांपल है थर्मोसेट के, ये जो कंटेनर्स वगैरह रहते प्लास्टिक के, या फिर ये कटलरी वगैरह, ये सारे कप्स वगैरह, ऐसे ये सारे प्लास्टिक्स के जो रहते हैं, एक है थर्मोसेट है। और थर्मोप्लास्टिक मतलब ऐसी चीजें, या फिर अपना कैरी बैग हो गया, या जितने भी प्लास्टिक के चेयर्स हो गया जो सिंपल प्लास्टिक रहता है, उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसके ऊपर यूपीएससी में तो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बस वो दो तीन एग्जांपल देगा प्लास्टिक के नाम के और बोलेंगे इसमें से कौन सा थर्मोसेट है या फिर थर्मोप्लास्टिक कौन सा है। तो देखो थर्मोप्लास्टिक कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक्स आर रिसाइक्लेबल प्लास्टिक विच इंक्लूड, दो तीन नाम याद रखो थर्मोप्लास्टिक के, जैसा पॉलीथिलीन टेट्राफथैलेट,
ओके, पॉलीथिलीन टेट्राफ्थैलेट, इसको पीईटी भी कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक है। ओके, देन पॉलीविनिल क्लोराइड, पीवीसी पाइप वगैरह आपने सुना होगा। देन पॉलीथिलीन, जो अपनी कैरी बैग वगैरह जिससे बनाते हैं। ये 2-3 नाम याद रखो, पीवीसी, पॉलीथिलीन, पॉलीएथिलीन और पॉलीविनिल क्लोराइड। देन थर्मोसेट, थर्मोसेट क्या रहता है, एक बार उनको मतलब शेप कर दिए तो बाद में रिमॉडिफाई नहीं कर सकते। इसमें जनरली कौन रहते हैं, मेलानिन, फॉर्मल्डिहाइड, जनरली अल्डिहाइड नाम कॉमन है इसमें, फॉर्मल्डिहाइड, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड, सिलिकॉन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। इसमें कीवर्ड याद रखो फॉर्मल्डिहाइड। अगर फॉर्मल्डिहाइड दिखा तो आप क्या टिक करना, इट इज थर्मोसेट। ओके, याद रखो, ये 2-3 नाम थोड़ा सा याद रख लो बस। इसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंडिया में अपने खुद के रूल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ये आए 2016 में, इसको अमेंड किया गया 2018 में, और अभी रिसेंट में शायद 2020 में भी इसको अमेंड किया। ओके, देन इसमें हर साल नए नए प्रोविजन ऐड होते हैं। जैसा 16 में क्या बोला गया था, मिनिमम थिकनेस जो रहती है प्लास्टिक कैरी बैग की, उसको 40 से बढ़ा के 50 करो। थिकनेस ज्यादा ही रहना चाहिए प्लास्टिक कैरी बैग की। ओके, कब रही ना वो ज्यादा हार्मफुल रहती है, ओके, इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से, तो इसको बढ़ाया जाए थिकनेस को। देन ऐसे बहुत सारे बाद में 18 में भी रूल्स वगैरह आ गए। खैर बेटे, ये हमारे लिए अभी काम के नहीं है। ओके, याद रखो बस, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी है हमारे पास। देन और दूसरे नॉर्म्स भी हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है। जैसा फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन कम करने के लिए, व्हीकल, खासतौर पे जो व्हीकल से निकलता है पोल्यूशन, उनको कम करने के लिए हमारे पास क्या है, भारत स्टेज नॉर्म्स, इसको बीएस नॉर्म्स भी कहते हैं। ओके, भारत स्टेज नॉर्म्स आर द रूल्स विच डिटरमाइन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पोल्यूटेंट्स व्हीकल्स कैन इमिट। एक व्हीकल है, सपोज मेरे पास क्या है, जुपिटर स्कूटी है, तो उसमें से मुझको पहले टेस्टिंग कराना होगा कि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड कितना निकल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना निकल रहा है। फिर उसके बाद और उसके एक लिमिट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा, वो लिमिट से कम रहना चाहिए। उससे अगर ज्यादा है तो आपको ये तो वो इम्प्रूवमेंट कराना पड़ेगा, या फिर आपको व्हीकल चेंज करना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं भारत स्टेज नॉर्म्स। ओके, अब जो इंडिया में अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, भारत स्टेज के अलग अलग मतलब नॉर्म्स रहते हैं। भारत स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6। इंडिया में अभी फिलहाल दिल्ली में कौन से हैं, भारत स्टेज 6, और रेस्ट ऑफ इंडिया में भारत स्टेज 4। ये नॉर्म्स हैं। जितना हायर लेवल जाएंगे उतने नॉर्म्स क्या हो जाते हैं, आपके स्ट्रिक्ट होते जाते हैं, मतलब और ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऐसा रहता है। तो अभी हम ऑल इंडिया में भारत स्टेज 6 लगाने वाले थे। पहले भारत स्टेज 4 चल रहा था, उसके बाद डायरेक्ट हम 5 के बजाय डायरेक्ट 6 करने वाले थे। पर क्या हुआ, बीच में कोविड-19 वगैरह आ गया, तो ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो गया। बट अभी फिलहाल दिल्ली में है भारत स्टेज 6, और रेस्ट ऑफ इंडिया में भारत स्टेज 4। अब कुछ दिनों में रेस्ट ऑफ इंडिया में भारत स्टेज 6 आएगा, 5 नहीं आएगा, डायरेक्ट 6 आएगा। ये चीज याद रखना। ओके, ये आए समझ में, भारत स्टेज नॉर्म्स। जी सर, आ गया। वो कभी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा होगा आपको, तो वो पूछता है, देखो पीयूसी, पीयूसी है क्या बोलते हैं। ओके, पीयूसी यही रहता है भारत स्टेज, वो चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जीआरएपी जिसको कहते हैं, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ये भी पोल्यूशन कम करने के लिए है, लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया के लिए। दिल्ली, दिल्ली और सराउंडिंग रीजन में एयर पोल्यूशन कम करने के लिए खास प्रोग्राम चलाया गया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये करो बोल के। तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, और इसको प्लान कौन किया था, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। ओके, इसने किया था और अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके, ठीक है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। देन आगे बढ़ते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट, ये तो हमने देख लिए। और कुछ वर्ल्ड लेवल पे भी कोalition ग्रुपिंग्स है जो पोल्यूशन कम्बैट करने के लिए काम करते हैं, जैसा क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, सीसीएसी। ये मतलब वॉलंटरी पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस,
मतलब ये बोल रहा है इसमें गवर्नमेंट भी है, एनजीओ भी है, बिजनेस वाले लोग सीएसआर के थ्रू भी पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा बोल रहा। जनरली ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट बॉडी का नाम देता है, नीचे स्टेटमेंट देता है, इट इज ओनली गवर्नमेंटल बॉडी। ओके, तब आप मतलब जनरली वो स्टेटमेंट रॉन्ग रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी रहता है, एनजीओ भी रहता है और प्राइवेट सेक्टर भी रहता है। ओके, देन ये किस लिए है, सीसीएसी किसके लिए ये है, तो याद रखो, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एयर क्वालिटी थ्रू एक्शंस टू रिड्यूस शॉर्ट लाइव्ड पोल्यूटेंट। जो पोल्यूटेंट रहते हैं ना, दो टाइप के, एक शॉर्ट लाइव्ड रहते हैं और दूसरे रहते हैं लॉन्ग लाइव्ड। ओके, शॉर्ट लाइव्ड मतलब ऐसा नहीं कि एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए इन्वायरमेंट में, उसका डेफिनेशन अलग रहता है इन्वायरमेंट में। जैसा फॉर एग्जांपल 10 to 20 years तक अगर कोई पोल्यूटेंट रहता है इन्वायरमेंट में तो उसको शॉर्ट लाइव्ड कहते हैं। और लॉन्ग लाइव्ड मतलब जो 50 साल 100 साल वगैरह ऐसा रहता है। ओके, इंडिया भी इसका मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर नहीं है, पर इंडिया ज्वाइन हुआ था 2019 में। और कुछ शॉर्ट लाइट पोल्यूटेंट के एग्जांपल याद रखना। शॉर्ट लाइट पोल्यूटेंट ब्लैक कार्बन है, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ओजोन अपना ट्रोपोस्फियर में भी रहता है, स्ट्रेटोस्फियर में भी रहता है। स्ट्रेटोस्फियर वाला अल्ट्रावायलेट राइट को रेस को ब्लॉक करता है, और ट्रोपोस्फियर वाला जो है वो हार्मफुल है, इट इज द पोल्यूटेंट, याद रखना। तो ये जो भी है, ब्लैक कार्बन, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये सारे के सारे क्या है, शॉर्ट लाइव्ड पोल्यूटेंट है। ओके, याद रखना। देन एक ग्रुपिंग और एक है कूल कोलिशन, बस इसका नाम समझ लो, कूल कोलिशन मतलब क्या है। अब हम तो सब ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, कूल कोलिशन क्या है, तो ये क्या रहता है, इट एम्स टू इंस्पायर एम्बिशन एंड एक्सेलरेट एक्शन ऑन ट्रांजिशन टू क्लीन एंड इफिशिएंट कूलिंग। इसमें क्या हो रहा है, जैसा अब लगभग हर बिल्डिंग में हम लोग एसी बिठा रहे हैं। ओके, पहले एसी नहीं था, फैन पे काम चल जाता था, अब हर बिल्डिंग पे एसी बिठा रहे हैं। तो ये कूल कोलिशन क्या काम करता है, बिल्डिंग का डिजाइन इस तरीके से करो कि मतलब कूलिंग का रिक्वायरमेंट कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 टन का एसी लग रहा है तो 1 टन पे ही काम हो जाए। ओके, नेचुरल वेंटिलेशन वगैरह ये सारी चीजें रहेंगी तो ये कूलिंग की डिमांड हम कम करा सकते। तो ये फिलोसॉफी है कूल कोलिशन की। ओके, इंडिया भी इसका मेंबर है, इंडिया का अपना खुद का इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान भी है। देन एक इंडेक्स है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ओके, ये वाटर मैनेजमेंट, वाटर बॉडी कंजर्वेशन उसके लिए है, रिलीज बाय नीति आयोग। ये क्या करता है, एक्सेस एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस इन इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस। और वो रैंकिंग देता है स्टेट के हिसाब से, स्टेट वाइज रैंकिंग। ओके, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इसमें गुजरात टॉप किया था। जो बिग स्टेट है उसमें गुजरात टॉप किया था। ओके, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट, वो पूछेगा कि ये पब्लिश कौन करता है, तो आप बोलना कि मतलब नीति आयोग पब्लिश करता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते। अभी और इन्वायरमेंटल इश्यूज और कौन से हैं, जैसा ओजोन होल, हम पढ़ते हैं ओजोन होल फॉर्म हो रहा है, ओजोन होल डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। ओके, तो ओजोन क्या है, ओजोन इज अ गैस मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म बाय द 3 ऑक्सीजन आइटम्स, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज O3। ओजोन को हम क्या कहते हैं, O3 भी कहते हैं। ओके, याद रखो। देन इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर में भी थोड़ा सा रहता है। और जैसा भी हमने देखा, जो ट्रोपोस्फियर में है वो ग्रीन हाउस है, पोल्यूटेंट है, और अपर जो यहाँ पर का है स्ट्रेटोस्फियर में वो यूजफुल है। ओके, वो याद रखो। देन ओजोन बनता किससे है, तो आप बोलना ओजोन ऑक्सीजन से ही बनता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, O3 है, O2 है, O2 कन्वर्ट होता है O3 में। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी रेज वगैरह। तो वो ऑक्सीजन से ही ओजोन बनता है। देन अब ओजोन होल क्या रहता है, तो यहाँ पे देखो अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ो। ओजोन होल इज नॉट टेक्निकली अ होल where no ozone is present, but it is actually a region of exceptionally depleted ozone in the stratosphere or the Antarctica region. It happens at the beginning of southern hemisphere spring. ओके, अगस्त अक्टूबर में ये जनरली होता है। क्या होता है देखो, मतलब ये अपना अर्थ है, यहाँ ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो अर्थ के आप स्ट्रेटोस्फीयर में हमने देखा है कि ये ओजोन का लेयर है। ओके, इसको ऐसा निकालता हूँ।
ये सपोज ओजोन लेयर है, पर क्या होता है कुछ जगह पर जैसा पोल पे इसकी थिकनेस कम हो जाती। ओके, इतने हिस्से में इसकी थिकनेस कम हो जाती, तो इसको हम क्या कहते हैं? ओजोन होल फॉर्मेशन। मतलब होल नहीं बनता, पर वहां का क्वांटिटी ओजोन की कम हो जाती। ओके, तो इसको कहते हैं ओजोन होल। अब ये जनरली इक्वेटर पोलर रीजन में होता है, उसमें भी मतलब अंटार्कटिका के पास ज्यादा होता है। तो ये क्यों होता है वो हम देखेंगे, अंटार्कटिका में क्यों ज्यादा होता है। ओके, देखो। अच्छा, वो नेक्स्ट पेज पे आएगा तब हम देखते हैं, ये चीज पहले समझ लेना। ओजोन होल क्या रहता है, देन ओजोन का डिप्लीशन किस वजह से होता है, कौन से गैसेस हैं जो ओजोन को मतलब खत्म करते हैं। तो उसमें गैसेस के नाम याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जो भी कंपाउंड में क्लोरीन रहता है, ओके, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ये अगर कंपाउंड दिखा तो आप बोलना कि ओजोन डिप्लीटिंग है। क्लोरीन और ब्रोमीन, फ्लोरीन वगैरह नहीं, क्लोरीन और ब्रोमीन अगर ये रहा तो आपका ओजोन डिप्लीशन होगा। जैसे यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन है यहाँ पे स्टार्ट में, तो ओजोन डिप्लीशन रहेगा। ओके, पर ये सीएफसी इसको कहते हैं। और एक, पर इसका यूज हम क्यों कर रहे थे? इसका यूज रेफ्रिजरेटर में होता है। कूलिंग कूलिंग करते हैं ना रेफ्रिजरेटर में, तो उसके लिए कूलिंग करने के लिए सीएफसी का यूज होता है। जैसा फ्रीजर एज वेल एज जो एसीज रहते हैं कार में वगैरह, तो उन सब में इसका यूज होता था, अब बहुत कम हो गया। ओके, तो लेकिन इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन की वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। देन मिथाइल क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर भी फिर से क्लोरीन आ गया, इससे भी होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है CCl4, यहाँ पर भी क्लोरीन है, ओजोन डिप्लीटिंग। देन ब्रोमीन भी एक कंपाउंड है, ब्रोमीन वो जिसमें भी रहे मिथाइल ब्रोमाइड वगैरह, ओजोन डिप्लीशन होगा। और एक HCFCs है। HCFCs का फुल फॉर्म हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ओके, बट आप याद रखना इसमें भी क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन दिखा तो मतलब ओजोन डिप्लीशन। ये तीनों मतलब ये सारे कंपाउंड क्या करते हैं? ओजोन डिप्लीशन करते हैं। ओके, इसके बाद देखो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, देखो वो ब्लैक कलर का, नीचे अंटार्कटिका है और ऊपर ब्लैक कलर, डेंसिटी कम हो गई ओजोन की वहां पर, ये चीज। देन इसका इफेक्ट्स ऑन हेल्थ क्या होते हैं? अगर ओजोन डिप्लीट हुआ तो उसका इफेक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है? तो अल्ट्रावायलेट राइट रेज आएंगे अर्थ पे, और इससे सनबर्न हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीज, स्किन कैंसर वगैरह हो सकता। देन ओजोन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। ओजोन का मीनिंग क्या होता है? ओजोन मीन्स स्मेली इन ग्रीक बिकॉज द गैस हैज अ स्ट्रॉन्ग ओडर। वो बोलेगा ओजोन इज अ स्मेललेस ओडरलेस गैस, ऐसा नहीं है। ओजोन को क्या है? स्ट्रॉन्ग ओडर है, उसका स्मेल है। और दूसरी बात, CFC मॉलिक्यूल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन है, तो ये क्या है? हाईली स्टेबल है एंड कैन लास्ट अप टू 100 years। ये 100 साल तक रह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस गिव्स देम प्लेंटी ऑफ टाइम टू फाइंड देयर वे टू ओजोन लेयर। अब ये तो ओजोन डिप्लीटिंग है, 100 साल से ज्यादा रह रहे, तो फिर इससे तो मसला हो जा रहा है, क्योंकि ओजोन को डिप्लीट करेंगे। ओके, और इसके बाद याद रखो, ओजोन को मेजर भी किया जा सकता है। उसका जो यूनिट है उसको कहते हैं डॉप्सन यूनिट, नाम याद रखना बस। ओजोन के लिए हम यूज करते हैं डॉप्सन यूनिट। जैसा मिल्क के लिए हम लीटर यूज करते हैं, कोई क्वांटिटी शुगर वगैरह तो केजी यूज करते हैं, तो इसी तरीके से ओजोन को हम डॉप्सन यूज करते हैं। ओके, अब होता क्या है ओजोन डिप्लीशन, मतलब कैसे होता है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। हाँ, देखो दो तीन चीजें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, वो थोड़ा सा आप पहले समझ लेना। ये सपोज अपना अर्थ है, अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे अंटार्कटिका है अपना। ओके, तो अंटार्कटिका के ऊपर
यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में एक रीजन रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर वर्टेक्स कहते हैं। पोलर वर्टेक्स ये क्या रहता है? पोलर वर्टेक्स मतलब यहाँ पे क्या रहता है, कोल्ड टेम्परेचर है और साथ में क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। कोल्ड टेम्परेचर, लो प्रेशर, जनरली अभी तक हम पढ़ते आए हैं कोल्ड टेम्परेचर रहा तो हाई प्रेशर रहेगा, पर ये क्या है, ये ग्राउंड की बात करते हैं हम जब भी कोल्ड टेम्परेचर हाई प्रेशर बोला तो ग्राउंड लेवल पे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटोस्फियर की। तो पोलर वर्टेक्स ये पोल के पास का ऐसा रीजन रहता है जहां पर क्या है, कोल्ड टेम्परेचर है, लो प्रेशर है। ओके, ये रीजन रहता है और इस यहाँ पे मतलब ऐसे विंड्स रहते हैं, पोलर जेट स्ट्रीम जिसको कहते हैं, ये विंड्स ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पे। ओके, ये विंड्स क्या कहते हैं, करते हैं यहाँ पर क्लाउड्स बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ओके, अब ये क्लाउड्स क्या करते हैं, क्लाउड्स जो वहां पर जो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन वगैरह ये जो कंपाउंड्स हैं, क्लोरीन ब्रोमीन जिसमें था, जैसा HCFCs वगैरह या फिर जो भी आपके कंपाउंड थे जो ओजोन डिप्लीटिंग कंपाउंड है, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। मतलब मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो वहां पे अभी प्रेजेंट में है, तो उसमें क्या करते हैं, एक्टिवेट्स क्लोरीन, पोलर क्लाउड्स। और एक बार क्लोरीन अगर एक्टिवेट हो गया तो क्लोरीन क्या करता है, ओजोन डिप्लीशन करता है। क्लोरीन फिर ओजोन O3 को ब्रेक करेगा O2 में। ओके, तो ओजोन डिप्लीशन होता है। तो ये चार चीजें इंडिपेंडेंट है। पोलर वर्टेक्स तैयार होता है कहां पर, पोलर रीजन में। देन पोलर वर्टेक्स तैयार हो गया, अगर ये स्ट्रांग है तो यहाँ पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स तैयार होते हैं, ज्यादा तैयार होते हैं। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड तैयार हो गए तो वो क्लोरीन को एक्टिवेट करते, क्लोरीन एक्टिवेट हो गया तो ओजोन डिप्लेशन होता है। ओके, तो ये चीज रहती है ओजोन होल डिप्लेशन में। तो और क्या होता है, जनरली विंटर सीजन में होता है, क्योंकि विंटर सीजन में जो पोलर वर्टेक्स है ना, ये बहुत स्ट्रांग रहता है। जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा उतना ज्यादा पोलर क्लाउड तैयार होते हैं। ओके, और अंटार्कटिका में विंटर क्या रहता है, सीवर रहता है। क्योंकि आर्टिक और अंटार्कटिक दोनों में भी ओजोन होल हो सकता है, पर अंटार्कटिका में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, तो वहां पर देखो ह्यूमन इंटरफेरेंस कम है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, यहाँ पे लैंड भी कम है, सराउंडेड बाय ओशन है ये, और इसकी वजह से यहाँ पर जो इंटरफेरेंस कम रहने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ड्रॉप हो जाता है। ओके, तो इसलिए ओजोन होल यहाँ पे पोलर वर्टेक्स स्ट्रांग बनता, और स्ट्रांग पोलर वर्टेक्स की वजह से वहां पे ओजोन होल, ओजोन डिप्लीशन जो होता। ओके, ये आ रहा है समझ में? ये समझ में आया जो चीजें मैं आपको अभी बताया? आ रहा है समझ में? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या देखा, ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है, इसका इंटरडिपेंडेंट और पोलर वर्टेक्स, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, क्लोरीन, ओजोन डिप्लीशन। ओके, अब इसके बाद देखो, ये चलो खैर ठीक है, क्लोरीन जो जो सब्सटेंस में रहेगा उनको हमने बैन किया, लेकिन अभी ये क्या होगा, किगाली एग्रीमेंट आया और इसमें हमने वो एक सब्सटेंस बैन किए जिसमें क्लोरीन भी नहीं था, ब्रोमीन भी नहीं था, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन भी नहीं है, तब भी हमने इसको मतलब किगाली एग्रीमेंट तो ओजोन से रिलेटेड है ना, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आता है जो कि ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, लेकिन ये ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है, तब भी हमने इसको बैन किया। दरअसल हो रहा क्या होता, जैसा हमने CFC को बैन किया, क्लोरो ये HCFC, हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन, तो लोगों ने क्या यूज किया फिर, इसका अल्टरनेट था जो कि चीप भी था अच्छा खासा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs यूज करें, इसमें से बस क्लोरीन निकाल दिए। जैसा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसमें से क्लोरीन निकाल के HFCs यूज कर रहे थे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्लोरीन नहीं है तो ओजोन डिप्लेशन नहीं हो रहा था। पर ये जो HFCs थे, ये क्या थे, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे थे, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट हो रहा था। ओके, तो फिर अब ये भी मतलब हार्मफुल ही है वैसा ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से, तो इसको भी क्या किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लाया गया। भले ही ओजोन डिप्लीट नहीं करता पर एक ग्लोबल वार्मिंग करा रहा था, तो इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंडमेंट की गई और वो अमेंडमेंट का नाम है किगाली एग्रीमेंट।
ओके, अंडर किगाली एग्रीमेंट HFCs आर आल्सो बैंड नाउ। ओके, याद रखो, बैंड मतलब उसका एकदम कम कर देंगे यूज। ठीक है, बाकी पोलर वर्टेक्स तो हमने देख लिए। पोलर वर्टेक्स क्या रहता है? लो प्रेशर और कोल्ड टेम्परेचर एरिया अराउंड आर्टिक अंटार्कटिक दोनों भी। ओके, ये देखो यहाँ पे डायग्राम भी दिया है उसने पोलर वर्टेक्स की। ये नॉर्थ पोल है अपना, नॉर्थ पोल के पास ये अपना स्टेबल पोलर वर्टेक्स, ये पोलर वर्टेक्स रहेगा। और उसके आसपास ये पोलर जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम मतलब जो हाई एलिवेशन पे विंड फ्लो होते हैं। ओके, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर उसके आसपास। पर अभी क्या हो रहा है पता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, ये जो पोलर वर्टेक्स है ना, ये डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, वीक होता है, और ये वीक होने की वजह से ये जो वेस्टर्ली ये जो जेट स्ट्रीम है, वो पोलर जेट स्ट्रीम, ये भी डिस्टर्ब होगा। ये पहले आप जैसे सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं ना, अब ऐसा जिगजैग मोशन में जाएगा। वेस्ट ये जेट स्ट्रीम जो है ये ऐसा जाएगा। अब ये इक्वेटर से करीब है ना, सॉरी, इससे मतलब वो पोलर वोर्टेक्स से करीब है, और पोलर वोर्टेक्स की वजह से ये भी ठंडा रहता है, कूल रहता है जेट स्ट्रीम। लेकिन अब ये जा रहा है इक्वेटर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, वहां पर भी विंटर विंटर का मतलब कोल्ड विंटर लेकर आएगा आसपास के रीजन में, टेम्परेट रीजन में। कोल्ड विंटर इन टेम्परेट रीजन, क्योंकि ये विंड्स कोल्ड हैं। तो इसकी वजह से अभी यूएसए में वगैरह क्या हो रहा है, विंटर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो ये जो डिस्टर्ब हुआ है, ये जो जेट स्ट्रीम है, पोलर जेट स्ट्रीम, ये एकदम पूरा नीचे तक आ रहा है। और ये डिस्टर्ब होने की वजह से वहां पर क्या होता है, तो विंटर वगैरह कोल्ड हो रहे हैं। ओके, ये चीज समझ लेना। ये आ रहा है समझ में? पोलर वोर्टेक्स, देन विंटर, विंटर सीवर होते जा रहे हैं। ओके, इसके बाद देखो एक टर्म इतनी देख लेते हैं, ओशन एसिडिफिकेशन। उसके बाद हम लोग रुक जाएंगे। ओके, ओशन एसिडिफिकेशन क्या रहता है दोस्तों? इट इज द चेंजेस इन द केमिकल मेकअप ऑफ ऑल द वाटर्स इन द ओशंस एज वेल एज its temperature resulting from excess carbon dioxide in the atmosphere. The changes involve the lowering of pH of the water. देखो कुछ टर्म्स इसमें दिया है। ओशन एसिडिफिकेशन, किसी चीज में एसिड का कंटेंट ज्यादा बढ़ना, उसको हम कहते हैं एसिडिफिकेशन। दो टाइप के सब्सटेंस रहते हैं, एक तो एसिड रहते हैं या फिर बेसिक रहते हैं। जैसा हम क्या करते हैं, लेमन जूस, लेमन जूस मतलब सिट्रिक एसिड रहता है, वो एसिड रहेगा। या फिर जैसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ओके, और बेसिस मतलब जैसा सोडा रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। तो ये क्या रहते हैं, बेसिक रहते हैं। जो एसिड रहते, एसिड में हाइड्रोजन रहता है ज्यादा, H+ आयन बोलते हैं। एसिड में क्या रहता है, एसिड ऐसे कंपाउंड रहते हैं जो जिनमें H+ रहता है ज्यादा। और बेसिक में क्या रहता है, OH- रहता है। ओके, वो ये 11th 12th में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये चीज याद रखो। फिर एसिड है या बेसिक है, ये कैसा डिसाइड करेंगे कोई सब्सटेंस? तो उसके लिए एक स्केल रहती है जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या कहता है, मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी। ये सिंपल क्या कहता है, आपका जो कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन कितना है या OH कितना है वो देखता है, उसको मेजर करता है, इसलिए इसको पीएच कहते हैं। तो पीएच स्केल जो रहती है ना, तो वो 0 to 14 रहती है। 0, बीच में यहाँ पे 7 रहता है, और इसके बाद 14 रहती है। ओके, अगर कोई कंपाउंड का पीएच, कोई कंपाउंड है उसका पीएच अगर, सॉरी यहाँ पे 0, यहाँ पे आना चाहिए 7, और यहाँ पे 14। अगर कोई कंपाउंड जिसका पीएच 0 to 7 के बीच में, तो इसको हम कहते हैं एसिड कहते हैं। अगर जिसका पीएच मतलब 7 to 14 के बीच में, उसको हम बेसिक कहते हैं। ओके, और अगर किसी का 7 ही है, 7 ही है, तो उसको हम कहते हैं पीएच भी नहीं, ये भी नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड। ओके, तब एक चीज मुझको बताओ, अगर आपका पीएच बढ़ रहा है तो आपकी एसिडिटी बढ़ती है या बेसिसिटी बढ़ती है? देख के बताओ आंसर। आपका पीएच बढ़ रहा है, पहले 1 था, आप सपोज 10 हो गया, तो एसिडिटी बढ़ रही है या बेसिसिटी बढ़ रही है?
बेसिक क्या होता है? बेस कंपाउंड आपका बेसिक होता है। और अगर पीएच आपका कम हो रहा है तो कंपाउंड आपका होगा एसिडिक। ओके, बराबर। हम बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई मुझको, तो एसिडिटी हो गई मतलब क्या होता है? बॉडी में एसिड जो रहते हैं, जो डाइजेशन को यूज करते हैं बॉडी, तो उनका क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, सोडा वगैरह पी लेते हैं जो कि बेसिक वगैरह रहते। ओके, क्योंकि वो न्यूट्रल करता है, एसिड को न्यूट्रल करना है तो बेसिक। ठीक है, इसके बाद देखो अब क्या हो रहा है। अगर आप एसिड ऐड करोगे तो एसिडिटी बढ़ जाएंगी लिक्विड में। तो जैसा कंपाउंड है, जैसा CO2 है, CO2 क्या है? एसिडिक रहता है। ये अगर वाटर में आप मिक्स करते तो वाटर की क्या होंगी, पीएच वाटर का कम होगा, वाटर एसिडिक होता है। तो यही हो रहा है अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। CO2 का एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर से वो कहाँ जाता है? एक तो स्टोर होता है ट्री में, लैंड में स्टोर होता है, या फिर ओशन में मिक्स हो जाता है। तो ओशन में क्वांटिटी बढ़ने की वजह से ओशन में मिक्स भी ज्यादा हो रहा है, और ओशन में मिक्स होने की वजह से ओशन का एसिडिटी बढ़ रही है। इसी को हम कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। पर इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हो रहे हैं। क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं ओशन एसिडिफिकेशन के? तो वो दिए हुए हैं यहाँ पर। जैसा फॉर एग्जांपल, हाँ, जैसा यहाँ पे एक रीजन एक दिया है, एसिडिटी की वजह से क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल ब्लीचिंग क्योंकि क्या होगा, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। एज कोरल्स आर वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन वाटर कंपोजिशन, ऑक्सीजन वगैरह थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन कम मिल रहा है, CO2 बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से इनको मतलब प्रॉब्लम हो जाएंगी और ब्लीचिंग होगा। ठीक है, याद रखो, कोरल ब्लीचिंग वगैरह ये सारी चीजें होती है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, और एक टर्म है कार्बन सिंक। ओशन को कार्बन सिंक बोलते हैं। ये किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ओशन में CO2 मिक्स होता है और वहां पे स्टोर रहता है। ओके, एक चीज ये हो गई। दूसरा, फिर अगर CO2 वाटर में मिक्स होता है ना, तो ऐसा रिएक्शन होता है, CO2 H2O CO2 तो H2CO3, इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये एसिड है कार्बोनिक एसिड, तो एसिडिटी बढ़ रही है। तो देखो, द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन तुम्हारा बढ़ेगा। और दूसरा रिड्यूसेस कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट कम होता है, हाइड्रोजन बढ़ता है, कार्बोनेट कम होता है। कार्बोनेट कम हो गया तो वो जो कोरल जो शेल बनाते हैं ना, उनको भी कार्बोनेट कम मिलेगा और शेल कम बनेंगे। ओके, कार्बोनेट आयन भी कम हो रहा है, H+ बढ़ रहा है, कार्बोनेट कम हो रहा है। ओके, अब इसके बाद और क्या है यहाँ पर, ये तो हमने देख लिए। तो ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिए आज। ठीक है, एसिड, सॉरी ये क्या क्या था, तो ओशन एसिडिफिकेशन। ओके, कल हम फिर क्या करेंगे, ओशन एसिड रेन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, आप लोग इसको पढ़ के आना अच्छे से। डे टू डे जो जितना भी अपना पार्ट हो रहा है उसको रिवाइज भी करो और उसको पढ़ भी लो अच्छे से। ओके, कोई डाउट आज के सेशन में? कोई डाउट किसी का? डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दरअसल मैं क्या करूंगा, इसका PDF क्या आप देख रहे हो ना, रोज अपडेट हो रहा है। तो आज का जो PDF है मैं आज आज की पेजेस आपको भेज दूंगा, और जैसा जैसा सेशन हो रहा है वैसा भेजते जाऊंगा। और फिर जब एक बार हमारा और 2-3 सेशन हमको लगेंगे, एक बार हो गया तो पूरा एक साथ अपडेटेड PDF आपको भेज दूंगा। ओके, किसी का कोई डाउट वगैरह सर है? ज्योग्राफी हाँ हाँ, बोलिए जी। सर ज्योग्राफी का भी ऐसी पूरी बुक भेज दीजिए ना, एडिटेड वाला। हाँ, वो लिंक मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, एक गूगल ड्राइव की लिंक है। वो लिंक पे आप वो एनसीईआरटी डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, ये अपडेटेड वाले एनसीईआरटीज हैं उसके ऊपर। 11th के 2 और 12th की एक। कौन सी पढ़ना है मालूम है ना? 11th के हाँ 2 सर, बट फिजिकल इसमें ज्योग्राफी। हाँ, जी जी, बोलिए। सर उसमें एडिटेड वाला पार्ट नहीं है ना, ऐड किया जैसे मैं आप अभी अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, पूरे ठीक है अभी ठीक मैं 2-3 दिन पहले ही ऐड किया मैं उसको। वो अपडेटेड है, तो है। वो एक ओके बार सर। चेक करो। कुछ इश्यू रहा तो मेरे को मैसेज करना, ठीक है? वो अपडेटेड है, मैं लिंक भेज देता हूँ। ओके, और किसी का कोई डाउट? ठीक है, आप लोग वो टेस्ट का वगैरह कुछ तो देखो, चालू कर दो सब्सक्रिप्शन वगैरह। किसी ने लिया है क्या टेस्ट का सब्सक्रिप्शन?
तो उसको ले लो जल्दी से। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करना अब